हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 जुलाई 2026 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग ये 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा सा पुराने हैं, एक दो दिन पुराने हैं, और एक आर्टिकल जो है ये लास्ट वाला ये आज का है। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे जो एफर्ट्स हैं, अगर वो किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, हेल्पफुल अगर आपको फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कुछ भी अमाउंट जो चाहें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट के कंट्रीब्यूशन से होगा ये कि वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस इनिशिएटिव। ठीक है, जैसे कि ये न्यूज़पेपर का जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, ये वैसे भी आप देख रहे हैं कि इसमें हार्डली मतलब बहुत कम लोग इस चीज़ को देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को सस्टेन कर पाना आसान नहीं है अदरवाइज़। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो उतना आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी गई है, इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये बेसिकली आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर लिखा गया है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाए जाएंगे और उसके बाद ये कहा था कि एक नया कड़ा कानून जो है वो लाया जाएगा पेपर लीक्स को लेकर। तो इसमें यह कहा गया है कि 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ रुपए का फाइन। ठीक है, एग्ज़ाम लीक या पेपर लीक के लिए। और ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में मंडे को आने की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मैंने बात की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की बात हो रही है और साथ ही साथ उसमें एक टाइमलाइन फिक्स करने की बात हो रही है। ठीक है, कि 5 महीने जो है उसी 5 महीने में ट्रायल होगा, जांच होगी और फैसला आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये सीजीपी है यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी जो केंद्र के साथ जो बातचीत चल रही है, तो इसमें इन्होंने ये कहा, यहाँ पर भी आपको इसके दो जो ये सीजीपी के सौरभ दास और आशुतोष रंका हैं, ये आपको जेपी नड्डा और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रेजिग्नेशन एक इनकी ऐसी मांग है जिस पर ये किसी भी तरीके का नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है और केंद्र के साथ जो है वो इनकी आज फिर से बातचीत होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि आज की बातचीत में क्या निकल के आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक ये खबर लिखी गई है कि इंडिया अट्रैक्ट्स 10% यूएस टैरिफ, लोअर रेट आफ्टर पॉलिसी शिफ्ट। इसको हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर, एक आर्टिकल है डिटेल में, वहीं पर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सीधे वहीं पर हम लोग चलते हैं। आज का हमें ये वाला आर्टिकल डिस्कस करना है और उसके बाद 2-3 आर्टिकल जो हैं वो थोड़ा सा पुराने हैं, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि कवर करने हैं, वो आज हम कवर करेंगे। परसों के वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस आर्टिकल को देखते हैं कि न्यू यूएस टैरिफ्स लीव इंडिया बेटर ऑफ देन कंपटीटर्स, यानी कि जो नए टैरिफ यूएस के द्वारा लगाए गए हैं उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो बाकी कंपटीटर से थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, देखो आपको पता होगा अमेरिका में एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, है ना, कई ज़्यादा टैरिफ लगाए थे, 20%, 25%, इंडिया के ऊपर तो 25% प्लस 25% की पेनल्टी लगी थी, है ना, क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहा था। और जब इस एक्ट के अंतर्गत लगाए गए टैरिफ्स को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में क्या डिक्लेयर किया कि ये इलीगल है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एफर्ट्स शुरू किए उसको मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का कि किस तरीके से उन टैरिफ्स को किसी और तरीके से लगाया जाए। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने जो इनका यूएस ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके सेक्शन 301 के अंतर्गत इन्होंने अब ये नए टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, और ये किस आधार पर लगाए हैं, बेसिकली ये 60 देशों के ऊपर लगाए हैं, इनको टारगेट करते हुए लगाए हैं। अब ये 60 कंट्रीज़ वो हैं जो ऑल मेजर एक्सपोर्टर्स हैं टू द यूएस, मतलब जो यूएस को अपना बहुत सारा सामान क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द 16 कंट्रीज टारगेट्स हैव फेल्ड टू टेक मेजर्स टू स्टॉप इंपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू फोर्स्ड लेबर। मतलब इनका ये कहना है कि जो ये देश अमेरिका को सामान क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने वहाँ पर जो सामान है वो कैसे बना रहे हैं, फोर्स्ड लेबर के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज को टारगेट करते हुए यूएस ने यहाँ पर ये सेक्शन 301 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत नए टैरिफ्स लगाने शुरू किए हैं। ठीक है, अब जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके अनुसार
countries that import goods made by forced labor get an artificial cost advantage while exporting goods। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि जो भी देश फोर्स्ड लेबर के द्वारा सामान बनाता है, ठीक है, उनको एक एडवांटेज मिलती है जब वो सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप फोर्स्ड लेबर से अगर काम करवा रहे हैं या प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो उससे होगा क्या कि आपका सामान जो है वो सस्ता बनेगा, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी। और जब आप ऐसे सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको कम कॉस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे वहाँ की जो लोकल मार्केट है या जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एक अनइवन फील्ड में compete करना पड़ेगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसका जो मेन टारगेट इन्होंने बताया है वो है चाइना। ठीक है, दीज टैरिफ्स आर लार्जली मेंट टू फोर्स कंट्रीज टू कट देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना विच द यूएस इज इन ट्रेड वॉर विद। तो ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उनका मतलब ये है कि वो देशों को फोर्स करे कि आप चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें, है ना, क्योंकि चाइना और यूएस की तो डायरेक्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर चल रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि द कंट्री यूजेस फोर्स्ड प्रिजन लेबर टू मेक गुड्स एंड इंजेक्ट्स दीज इनटू द इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स। ठीक है, कंट्री मतलब चाइना की ये बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो क्या करता है, फोर्स्ड प्रिजन लेबर मतलब उनके वहाँ जो जेलों में जो प्रिजन्स में लोग हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करता है, फोर्स्ड लेबर उनसे करवाता है और गुड्स उससे सामान बनवाता है और उसके बाद उसको इंटरनेशनल सप्लाई चेन में डाल देता है, तो उससे वो सस्ता सामान बनता है, तो उससे वो बाकी देश जो है वो कम्पीट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हालांकि ये जो नया यूएस आर्किटेक्चर है ये अभी पूरी तरीके से शेप नहीं लिया है, ये ओनली फर्स्ट सेट ऑफ टैरिफ्स जो है वो अभी लगाए गए हैं और मल्टीपल अदर सेक्शन 301 टैरिफ्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया फेसेस 10% टैरिफ। ठीक है, जब यूएसटीआर ने पहली बार, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ्स को डिक्लेयर किया था इलीगल, उसके बाद से जो यूएसटीआर ने टैरिफ्स लगाए थे इंडिया के ऊपर, उस समय टैरिफ थे 12.5%, लेकिन अब वो हो गया है 10%। ठीक है, अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ अनदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, दिस वन फोकसिंग ऑन एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें मतलब और एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ अपने और इन्वेस्टिगेशन जो इनकी चल रही है सेक्शन 301 के अंतर्गत, ये उसके रिजल्ट भी बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इंडियन गुड्स को लेकर जो इन्होंने टैरिफ कम किया है उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ पिछले लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया जब हमारी ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन चल रही है ना, और साथ ही साथ इंडिया ने जो है वो वॉशिंगटन या यूएस से अपना जो एनर्जी इंपोर्ट्स है उसको भी बढ़ाया है और कई सारे जो यूएस गुड्स हैं उसके ऊपर हमने अपनी जो ड्यूटी है वो कम की है, तो ये उसका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ये रेसिप्रोकल इफेक्ट हो सकता है कि इंडिया के गुड्स के ऊपर जो है वो टैरिफ कम किया गया है। 14 जून को इंडिया ऑल्सो अमेंडेड इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू एक्सप्लिसिटली बैन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इंडिया ने भी अपनी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको इस तरीके से अमेंड किया जिसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया गया है कि ऐसा सामान जो फोर्स्ड लेबर के थ्रू बनाया गया है उसको एक्सप्लिसिटली बैन करने की बात इंडिया ने भी कही है, ऐसे सामान के इम्पोर्ट को। USTR considered this as an improvement, placing India in the lower tariff category alongside 16 other companies, sorry 16 other economies। ठीक है, तो यूएस ने इसको एक इम्प्रूवमेंट के रूप में माना कि इंडिया भी ये कहता है कि जो भी सामान फोर्स्ड लेबर के थ्रू बनेगा हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी देश का वो हो, तो इससे इंडिया को जो है वो मतलब अमेरिका ने इसको एक इम्प्रूवमेंट के रूप में देखा और इंडिया को लोअर टैरिफ कैटेगरी में रखा है अलॉन्ग विद 16 अदर इकोनॉमीज, मतलब टोटल 17 कंट्रीज है उस ब्रैकेट में, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये यूएसटीआर का जो रीज़न है कि ये जो नए सेक्शन 301 के टैरिफ लगा रहे हैं वो क्या है, उसके भी जो उन्होंने कारण बताया है, इज़ द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मेड बाय फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये बात मैंने आपको बार बार बता दिया कि फोर्स्ड लेबर से जो सामान बनाया जा रहा है उस सामान को इम्पोर्ट करने के लिए ये लॉ ये इन्होंने लगाया है। ठीक है, बट द 4-tier tariff structure ostensibly bracketing countries based on their measures to curb import of forced labor goods suggest that they were imposed along geopolitical lines। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मतलब जो इन्होंने ये 4 ब्रैकेट लगाए हैं, मतलब जो 4 इन्होंने टीयर स्ट्रक्चर बनाया है वो देख के ये लगता है, मतलब उनकी तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि ये मतलब इस हिसाब से लगाया गया है कि कौन सा देश जो है वो क्या कदम उठा रहा है, ठीक है, इस तरीके के फोर्स्ड लेबर से बने हुए सामान को के इम्पोर्ट को रोकने के लिए या कर्ब करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो देख के ये लग रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल लाइंस के आधार पर, मतलब जियोपॉलिटिकल लाइंस पर किया गया है। ठीक है, देखो ऑल 60 कंट्रीज अंडर इन्वेस्टिगेशन वर फाउंड गिल्टी। ठीक है, सारे के सारे 60 देश जो है वो गिल्टी पाए गए हैं। जो मोस्ट फेवर्ड कंट्रीज और ग्रुपिंग्स रिमेन द यूरोपियन यूनियन एंड ताइवान। ठीक है, द मोस्ट अनफेवरेबल वियतनाम एंड चाइना, यानी कि सबसे ज़्यादा फेवर जिनको किया गया है या जिनके ऊपर आप कह सकते हैं
कि सबसे कम टैरिफ्स लगाए गए हैं वो है यूरोपियन यूनियन और सेकंड नंबर में है ताइवान, और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाए गए हैं मोस्ट अनफेवरेबल दे आर वियतनाम एंड चाइना। ठीक है, इनका ये कहना है कि that for a product of the European Union or Taiwan where the product's most favored nation tariff is less than 10%, the US shall impose a Section 301 tariff in a way that the sum of the MFN tariff and the Section 301 tariff will be 10%। ठीक है, कि मतलब जहाँ पर ये जो MFN का टैरिफ है, MFN का मतलब ये बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब इसमें कोई मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसा नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपके जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आप उनके साथ मतलब समान व्यवहार करेंगे, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, इक्वल टैरिफ्स वगैरह लगाएंगे। तो इनका ये कहना है कि जहाँ पर मोस्ट EU और ताइवान के लिए जहाँ पर जो MFN टैरिफ है वो 10% से कम है, तो ये सेक्शन 301 का टैरिफ इस तरीके से लगाएंगे कि दोनों टैरिफ का सम जो है वो 10% होगा, मतलब मैक्सिमम 10% इनको देना होगा। और जहाँ पर प्रोडक्ट का MFN टैरिफ जो है वो 10% से ज़्यादा या उसके बराबर है, तो वहाँ पर सेक्शन 301 का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली EU और ताइवान के लिए है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये बताया गया है कि MFN रेट्स आर ड्यूटीज दैट कंट्रीज यूज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल कंट्रीज। मैंने बताया कि MFN रेट्स वो होते हैं जो कोई भी देश इस्तेमाल करता है बाकी सभी देशों के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अनुसार MFN रेट्स आर द स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ और टैक्स लेवल्स दैट आर WTO मेंबर कंट्री प्रोमिसेस टू अप्लाई टू इंपोर्ट्स फ्रॉम एवरी अदर कंट्री। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि सभी देशों के ऊपर वो टैरिफ लगाया जाता है, उसमें मोस्ट फेवर्ड जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टर्म थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, मिसनॉमर कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट फेवरेबल रेट्स हैं वो इंडिया और बाकी 16 और देशों को ऑफर किए गए हैं, जहां पर फ्लैट एडिशन है 10% का। ठीक है, दिस वुड मीन दैट द सेक्शन 301 रेट ऑफ 10% वुड बी एडेड टू द करंट MFN रेट, कि वहां पर MFN रेट से ऊपर जो है वो 10% का टैरिफ ऐड किया जाएगा। और इस देश में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, 17 कंट्रीज हैं टोटल, दैट इज अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कैम्बोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, UK, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये 17 देश हैं जिनके ऊपर ये सेकंड स्ट्रक्चर लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए मार्च के महीने में, तो उस समय पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स इंडिया से कम थे। ठीक है, इसके बाद हायर रेट्स ऑन कंपटीटर्स, चाइना US के जो बड़े कंपटीटर्स हैं उनके ऊपर उसने ज़्यादा रेट लगाया हुआ है। थर्ड मोस्ट फेवरेबल ग्रुपिंग में है जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन कंट्रीज़ के ऊपर जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो पहले इंडिया से बेटर उनके रेट्स हुआ करते थे, और USTR का ये कहना है कि अब ये देश जो है वो 12.5% का टैरिफ उन पर लगेगा। ठीक है, एंड जस्ट लाइक कंट्रीज इन द फर्स्ट कैटेगरी द ओवरऑल टैरिफ्स विल बी कैप्ड एट 12.5% इटसेल्फ इफ द MFN टारगेट इज लेस देन दैट लेवल। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 12.5% का टैरिफ इन पे लगेगा। और जो लीस्ट फेवर्ड ग्रुप है उनमें 38 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया के जो टॉप कंपटीटर्स हैं जैसे कि वियतनाम और चाइना। यहाँ पर यह कहा गया है कि दीज कंट्रीज लाइक द सेकंड कैटेगरी फेज अ फ्लैट 12.5% रेट विच मीन्स 12.5% ओवर एंड अबव द MFN रेट्स। ठीक है, तो ये देश ऐसे हैं नॉट दे हैव नॉट ओनली बीन हिट विद द हायर टैरिफ्स, मतलब इनके ऊपर ये जो फोर्स्ड लेबर कैटेगरी है इसके अंतर्गत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, लेकिन ये इंडिया से भी ज़्यादा सेक्शन 301 टैरिफ्स फेस कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि वियतनाम और चाइना जो है उनके रेट्स इंडिया से ज़्यादा हैं, तो इससे होगा क्या कि सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स कुड शिफ्ट टू इंडिया। तो ये हो सकता है कि जो सामान पहले चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता था वो अब इंडिया से किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि जब से टैरिफ मेजर्स लगाए गए हैं US के द्वारा सिंस अर्ली 2025, जो 25% टैरिफ लगाया था पिछले साल, उसके बाद इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो माना जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था कि उसमें डिक्लाइन आएगा, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू द US वो एक्चुअली ग्रो किया है 0.9%। ठीक है, अगर हम बात करें 801.7 मिलियन ग्रो किया है, 86.5 बिलियन से वो 87.3 बिलियन हो गया। ठीक है, ऐसा बेसिकली इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि यहाँ पर ये जो मतलब एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है वो ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ है जो एक्सक्लूजन लिस्ट में थे। एक्सक्लूजन लिस्ट मतलब जिनके ऊपर ये टैरिफ नहीं लग रहा था, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, 2025-26 में अगर हम बात करें तो एक्सक्लूजन लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए उनकी अगर हम बात करें तो उनका आप देख सकते हैं कि 24% तक एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, 29.4 बिलियन से बढ़ के 36.6 बिलियन हुआ है। और वहीं अगर हम नॉन एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनका गिरा है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टैरिफ का असर तो देखने को मिला ही है, क्योंकि जो
एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स थे जैसे कि फार्मास्यूटिकल गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन बाकी का एक्सपोर्ट कम हुआ है। ठीक है, यूएस डॉलर 57.1 बिलियन से गिर के 50.7 बिलियन हो गया। अ कॉन्ट्रैक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू इफेक्ट ऑफ टेरिफ, वही मैंने बताया गया कि जो टेरिफ लगाया उससे यहाँ पर एक ट्रू इफेक्ट देखने को मिल रहा है। Even as India aggressively scouts for newer markets through free trade agreements, the report pointed out that the capacity of alternative markets to absorb India's US export losses is highly uneven, and for some product categories partial, for others and altogether absent for several। यानी कि इंडिया जो है वो अभी कई सारे और देशों के साथ क्या कर रहा है, FTAs कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ताकि उसको नए मार्केट्स मिल सके। ठीक है, और वो ये चाहता है कि जो इंडिया का यूएस में जो एक्सपोर्ट करता था, वो जो लॉस हो रहा है इस टैरिफ की वजह से, उस लॉस को एब्जॉर्व कर ले। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मार्केट जो है वो काफ़ी हाईली अनइवन है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कम अनइवन है, और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो मार्केट है ही नहीं, है ना, मतलब अदर देन यूएस। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारा लॉस इससे कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये ऊपर जो टेबल दी गई है, इसी में यही चीज़ दी गई है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि कौन कौन सा देश कहाँ पर है, कि मोस्ट फेवर्ड ग्रुप जिसमें 10% नेट ऑफ MFN रेट है, ये EU और ताइवान के ऊपर। सेकंड मोस्ट फेवरेबल जो है वो फ्लैट 10%। ठीक है, इसमें 17 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, मैक्सिको। थर्ड मोस्ट फेवर में 12.5% है, इसमें 3 देश हैं, जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड। इसके बाद लीस्ट फेवरेबल में 12.5% है फ्लैट, दैट इज़ 38 कंट्रीज। ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, रशिया, ब्राज़ील, इनके ऊपर। ठीक है ना, आई होप बात क्लियर है। चलिए, और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि इसमें स्कॉच विस्की, मेडिकल डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स को लेकर एग्जम्पशन दिया गया है। क्लियर है बात। चलिए, तो ये बेसिकली आज का तो यही आर्टिकल था जो हमें देखना था। अब जो कुछ 1-2 दिन के पुराने आर्टिकल्स हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज NSE's अहिंसा इंडेक्स। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स बनाया है, दैट इज अहिंसा इंडेक्स, और ये बेसिकली बात कर रहा है कि वेयर लव फॉर एनिमल्स मीट्स इन्वेस्टिंग। अब देखो ये क्या है मामला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लेटेस्ट अहिंसा इंडेक्स निकाला है, दैट कैप्चर्स द शिफ्टिंग ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स मोर थॉटफुल, सस्टेनेबल एंड एथिकल इन्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो अब इस तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं सोच समझ के, थॉटफुल तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से और एथिकल तरीके से। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है दैट सीक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स अ वे टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट डू नॉट एंगेज इन एनिमल क्रुएल्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यही इसका मेन क्रक्स है कि ये इंडेक्स जो है वो इन्वेस्टर्स को एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनीज एनिमल क्रुएल्टी में, किसी भी तरीके से एनिमल क्रुएल्टी में एंगेज नहीं है, तो उन कंपनीज को इस इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो थीमेटिक इंडेक्स हैं, दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एज यंगर जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स मोर थॉटफुल अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कम्स इनटू द कैपिटल मार्केट्स। क्योंकि आज की डेट में जो युवा जनरेशन है, ठीक है, जो यंग जनरेशन है इन्वेस्टर्स की, वो अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है। ठीक है, मतलब वो इन चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके का इंडेक्स जो है, थीमेटिक इंडेक्स जो है, वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो यह अहिंसा इंडेक्स क्या है? ठीक है, देखिए 10 जुलाई को लॉन्च हुआ है, इसका नाम है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। ये एक थीमेटिक इंडेक्स है जो इन्वेस्टर्स को, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन्वेस्टर्स को ये ऐसी कंपनीज का एक्सपोजर देगा विच आर टॉप 500 कंपनीज ऑन द NSE। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिनके बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसी 500 टॉप कंपनीज जिनके बिजनेस प्रैक्टिसेस आर अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा या नॉन वायलेंस। ठीक है, ये निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स ये ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक्स में, है ना, ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में दैट डू नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट हार्म एनिमल्स। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि 500 ऐसी टॉप कंपनीज जो, मतलब जिन कंपनीज की कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी तरीके से एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाती है, ठीक है, उन कंपनीज का ये इंडेक्स है। ठीक है, ऐसी टॉप 500 कंपनीज। ठीक है बात। इस इंडेक्स को जो है वो डेवलप किया गया है इन एक्सचेंज, बाय द एक्सचेंज, मतलब जो NSE है उसके द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद द अहिंसा गेन फाउंडेशन। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नवंबर 2024 में शुरू हुआ है बाय एथिकल फाइनेंस एडवोकेट्स टू प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम टू इन्वेस्ट इन एनिमल क्रुएल्टी फ्री फॉर्म्स।
ठीक है, कि जो एनिमल क्रूएल्टी फ्री फर्म्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अहिंसा गेन फाउंडेशन, और उसके कोलैबोरेशन के साथ एनएसई ने ये एक्सचेंज बनाया है, सॉरी ये इंडेक्स बनाया है। ठीक है, अब इस इंडेक्स में कौन कौन है? द न्यू इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ कंपनीज दैट मीट अहिंसा गेन फाउंडेशंस अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क क्लासिफाइज कंपनीज इनटू ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड बैंड्स। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है अहिंसा गेन फाउंडेशन का, दैट इज अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, ये क्या करता है, ये कंपनीज को क्लासिफाई करता है 3 तरीके से, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और ग्रीन कंपनीज ही सिर्फ ऐसी कंपनीज हैं दैट आर फुल्ली कंप्लाइंट विद एनिमल क्रूएल्टी फ्री क्राइटेरिया। तो इस इंडेक्स में सिर्फ वही कंपनीज जो ग्रीन बैंड में है वही शामिल की गई है। ठीक है, इसमें टॉप नेम्स इंक्लूडिंग अक्रॉस द आईटी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि आईटी सर्विसेज में एज सच एनिमल क्रूएल्टी का कहीं कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर सेक्टर्स। ठीक है, इन कंपनीज को, इन सेक्टर्स की कंपनीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हालांकि इस इंडेक्स में जो पूरा का पूरा रिलायंस ग्रुप कंपनीज हैं, सिर्फ एक उसमें इंक्लूडेड है, दैट इज रिलायंस पावर, बाकी कंपनीज नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो एनिमल टेस्टिंग करती है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है। ऑल कंपनीज, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स एंड मेजर एनबीएफसीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको वैसे लग सकता है कि बैंक्स और एनबीएफसीज में भी एनिमल क्रूएल्टी क्या ही होगी, लेकिन इसमें सारे के सारे जो कॉमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर्स में डील करते हैं जो इस मूवमेंट्स की वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं करता है। इसके साथ साथ डेयरी कंपनीज, मतलब जो भी कंपनीज डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं मीट से रिलेटेड, पोल्ट्री या लेदर कंपनीज, वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद इसमें सारे के सारे जो फैशन ब्रांड्स हैं, जो रिटेल चेन्स हैं और जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेदर का इस्तेमाल करते हैं, वूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, फैशन इंडस्ट्री, रिटेल चेन्स, कॉस्मेटिक्स, ये कोई इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि वाइल मैनी सस्टेनेबल थीमेटिक इंडिसेस फोकस ऑन कार्बन फुटप्रिंट्स एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस कंप्लायंट कंपनीज। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो इस तरीके के सस्टेनेबल थीमेटिक इंडेक्सेस होते हैं वो कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर फोकस करते हैं या एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एनएससी का जो ये नया इंडेक्स है, ये फर्स्ट ऐसा इंडेक्स है जो एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी तरीके का एक इंडेक्स जो है वो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी लॉन्च किया था 17 जून को, जिसका नाम है सात्विक 100। ठीक है, ये एक और इस तरीके का थीमेटिक इंडेक्स है। इसका जो ब्रॉडर फोकस है वो सात्विक फिलॉसफी के ऊपर है। ठीक है, सात्विक फिलॉसफी मतलब एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एडिक्टिव एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, है ना, मतलब जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, टोबैको है, ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें नहीं होंगे, और एक्टिविटीज़ कंसर्न हार्मफुल, और जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हार्मफुल मानी जाती हैं वो इसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो उसका भी इकोनॉमिक इंडेक्स बनाया है, दैट इज सात्विक 100। तो ये ध्यान रखिएगा, सात्विक 100 एंड ये अहिंसा इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हमें 2 आर्टिकल और देखने हैं। पहला आर्टिकल ये कह रहा है कि हाउ डेली कोलेस्ट्रॉल पिल होल्ड्स होप फॉर दोज एट रिस्क। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है स्टेटिन की। ठीक है, जब बात होती है एलडीएल को कम करने की, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट चॉइस ड्रग्स हैं दे आर स्टेटिन्स। ठीक है, बट दे डू नॉट हेल्प एवरीवन अचीव देयर टारगेट लेवल्स। लेकिन ये हर किसी को मतलब उतना हेल्प नहीं करता है, मतलब हर किसी को समान रूप से अपने टारगेट लेवल्स अचीव करने में हेल्प नहीं करता है। जिन लोगों में जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो ज़्यादा है, उनको कुछ और एडिशनल मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। और अभी तक ये सारी मेडिसिन जो एडिशनल मेडिसिन थी ये अवेलेबल थी एक्सपेंसिव इंजेक्शंस के रूप में। लेकिन अब यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक पिल अप्रूव की है जिसका नाम है लिपफेंड्रा। ठीक है, जो कि एलडीएल को 60% तक कम कर सकता है। लिपफेंड्रा जो है वो PCSK9 इनहिबिटर है, यानी कि ये स्टैटिन से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। स्टैटिन जो है वो क्या करते हैं कि लिवर का जो प्रोडक्शन है कोलेस्ट्रॉल का उसको कम करता है। ठीक है, मतलब जितना आपका लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है उसको कम करता है, दैट इज स्टैटिन। लेकिन जो ये PCSK9 इनहिबिटर्स है ये क्या मदद करता है, ये लिवर को मदद करता है बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने में फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, ये ऐसा कर पाते हैं कि ब्लॉक या इनहिबिट करके द PCSK9 प्रोटीन, ठीक है, जो LDL रिसेप्टर्स को नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और ज़्यादा अगर LDL रिसेप्टर्स जो है वो अवेलेबल होंगे तो उससे लिवर जो है वो ज़्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल को क्लियर कर सकता है। तो इसलिए
50 से 60% तक जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसको डेवलप किया है एक कंपनी, इसका नाम है मर्क। ये वंस डेली टैबलेट इज अप्रूव्ड एज एन एड ऑन टू डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर एडल्ट्स विद एबनॉर्मली हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको मतलब थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, उसके साथ ये अप्रूव किया गया है कि वंस डेली टैबलेट, मतलब एक दिन की एक टैबलेट आपको इसकी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद हेट्रोजाइगस फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ये क्या है? ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है दैट कॉजेज वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। मतलब आपके जो फैमिली में अगर ये एक मतलब कह सकते हैं एक जेनेटिक है कि अगर आपके परिवार में सबको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है तो उनको भी ये टैबलेट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि बिसाइड्स लोअरिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लिपफेंड्रा ऑल्सो रिड्यूस्ड एपोलिपोप्रोटीन बी, a protein found on cholesterol particles that reflects the number of artery clogging lipoproteins circulating in the blood by about 50% in clinical trials। ठीक है, तो मतलब ये ये एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ ये आपका जो एपोलिपोप्रोटीन बी है, ठीक है, ये बेसिकली ऐसा प्रोटीन होता है जो ये बताता है कि आपके शरीर में या आपके ब्लड में आर्टरी क्लॉगिंग लिपोप्रोटीन्स कितने हैं, ठीक है, उनको भी ये 50% तक कम करता है। और ये जो एपोलिपोप्रोटीन बी है ये बेसिकली इंडियन में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशंस, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें लिखा है कि हु इज़ लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द न्यू ओरल पिल। सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा किसका होगा? सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनमें हाई या वेरी हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, पर्टिकुलरली दोज जिनमें ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, ठीक है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या जिनमें स्टेंट वगैरह लगा चुके हैं जिनके बॉडी में, और जिनमें एस्टेब्लिश्ड है कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में इनका जो मतलब जो इनका इन ऐसे पेशेंट्स के ऊपर फोकस जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर होता है, मतलब कि उनका अगर एक बार कार्डियक इवेंट हो चुका है तो दोबारा ना हो, ठीक है। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना कम होगा तो उतनी प्रोटेक्शन बेहतर होगी। और करंट गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि मच स्ट्रिक्टर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टारगेट फॉर पीपल विद एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़, ठीक है, जिन लोगों में हार्ट डिजीज़ मतलब एग्जिस्टिंग है उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ऑफन बात की गई है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की। While many patients can achieve these levels with a combination of high intensity statins and ezetimibe, which prevents cholesterol from entering the bloodstream via the gut, around 7 to 10% continue to have LDL levels above their target or are unable to tolerate statins, creating the need for additional therapies such as PCSK9 inhibitors। ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग तो जो हैं वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इतना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको हाई इंटेंसिटी की स्टेटिन दी जाए या एजेटिमेब दी जाए उससे, ठीक है, तो उनके उसमें ये हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना करे। लेकिन 7 से 10% के केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो उनका एलडीएल लेवल फिर भी ज़्यादा है, टारगेट से ज़्यादा है, या फिर वो स्टेटिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनके केस में इस तरीके के जो एडिशनल थेरेपीज़ हैं लाइक PCSK9 इनहिबिटर्स ये देने पड़ते हैं, ठीक है। द ड्रग में ऑल्सो बेनिफिट पीपल विद वेरी हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिनके उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या जिनके उसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ होने की, या मल्टीपल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, या इनहेरिटेड कंडीशंस हैं जैसे कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, है ना, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा ही रहता है ना, एलिवेटेड रहता है डिस्पाइट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, तो उनके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। अब ये स्टेटिन से और जो एग्जिस्टिंग इंजेक्टेबल्स हैं उनके से कैसे कंपेयर करती है? देखो, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो तो स्टेटिन ही है ना, बिकॉज दे आर इफेक्टिव, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है, इनएक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, और डिकेड्स का एविडेंस ये दिखाता है कि दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स, ठीक है, ये हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स के खतरे को कम करता है। PCSK9 इनहिबिटर्स जो है वो जनरली उन पेशेंट्स के लिए ही रिजर्व रखे जाते हैं जिनमें हाई रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है इन थेरेपीज़ के बावजूद, या फिर जो स्टेटिन्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मसल रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या फिर बाकी और एडवर्स रिएक्शंस की वजह से। तो अंटिल नाउ PCSK9 इनहिबिटर्स हैव ओनली बीन अवेलेबल एज इंजेक्टेबल मेडिसिन, मैंने बताया कि सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अभी तक अवेलेबल था, जो कि इफेक्टिव तो है लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता था। अब ये जो लिपफेंड्रा है ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को प्रोवाइड करता है वंस डेली पिल, यानी कि एक दिन की एक दवाई के रूप में। ओरल ऑप्शन जो है वो इसकी कन्वीनियंस को इम्प्रूव कर सकता है और पोटेंशियली एनकरेज कर सकता है बेटर एडहेरेंस अमंग पेशेंट्स हु नीड इंटेंसिव कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग बट प्राइसेस विल बी हाई, ठीक है। तो मतलब क्योंकि अब वो उस वाले इंजेक्शन में प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत कम तो करना है लेकिन उनके क्योंकि इंजेक्शन के प्राइस वगैरह ज़्यादा थे, तो उन लोगों के लिए ये बेटर रहेगा, ठीक है।
इसके बाद नॉन स्टैटिन लिपिड लोवरिंग ड्रग्स भी हैं विथ प्रूवन आउटकम्स ट्रायल दैट मस्ट बी प्रिस्क्राइब बिफोर वी जंप टू दिस न्यू ड्रग। ठीक है, तो मतलब ये बताया गया है कि जो लोग अगर स्टैटिन ले रहे हैं या स्टैटिन से अगर उनको किसी तरीके की इंटॉलरेंस है तो उनको नॉन स्टैटिन लिपिड लोवरिंग ड्रग्स भी दी जा सकती है जिनके आउटकम ट्रायल्स ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को जो स्टैटिन अगर सूट नहीं हो रहा है तो उसको ये दवाई देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंटली जो है वो एलडीएल को कम करते हैं। जैसे एजिटेमेप की बात करें 10 mg डेली, ये 18 से 25% तक आपका एलडीएल कम करता है। या फिर बेम्पेडोइक एसिड है 180 mg डेली, ये आपका 17 से 23% तक कम करता है। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें बेम्पेडोइक और एसिड और एजिटेमेप, ये जो है 35 से 40% तक कम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि क्या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर कम होता है तो इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के चांसेस कम होते हैं। तो लिपफेंड्रा जो है इसको अप्रूव किया गया है अपनी इसी एबिलिटी को लेकर कि अपना लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करें। अ डेडिकेटेड कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स ट्रायल इज स्टिल अंडरवे टू डिटरमाइन वेदर इट रिड्यूसेस हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स। ठीक है, तो मतलब अभी इस चीज़ को, इसके आउटकम्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या मतलब इनसे ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, ये मतलब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो होता है। और डिकेड्स ऑफ रिसर्च ने कंसिस्टेंटली ये दिखाया है कि अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो इससे रिकरेंट कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठीक हो, डायबिटीज़ ठीक से मैनेजमेंट की हो, आपने आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो और स्मोकिंग नहीं कर रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो काफ़ी कम होते हैं। अब वाई इज़ एपोबी रिडक्शन इंपॉर्टेंट? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रेवल करता है आपके ब्लड स्ट्रीम पैकेज्ड इनसाइड पार्टिकल्स नोन एज लिपोप्रोटीन्स में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके थ्रू ट्रेवल करता है और ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स कंटेन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एपोबी, मीनिंग एपोबी रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैरिंग पार्टिकल्स रादर देन जस्ट द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दे कंटेन। ठीक है, ये बेसिकली ये भी बताते हैं कि कितना आपका जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ऐसे कितने पार्टिकल हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहा है, बिकॉज दे आर द, यू कैन से द पैकेजिंग जिनमें कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल करता है। ठीक है, ये खासकर ऐसे लोग जो डायबिटीज़ या डिसलिपिडेमिया से पीड़ित हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डिसलिपिडेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और अदर ब्लड फैट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में एलडीएल लेवल्स में अपीयर इन नॉर्मल इन टेस्ट बट द नंबर ऑफ स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स विच आर कंसिडर्ड मोर हार्मफुल में एक्चुअली भी हाई एंड ड्राइव प्लेग बिल्डअप। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये हो सकता है कि एलडीएल का लेवल जो है अगर आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वो उसमें नॉर्मल दिखे, लेकिन ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स हैं जो कि ज़्यादा हार्मफुल माने जाते हैं प्लेग बिल्डअप के लिए, ये पता हो सकता है कि ज़्यादा हों। और साउथ एशियंस जो हैं उनमें ये डाइसलिपिडेमिया की जो प्रिवेलेंस है वो ज़्यादा मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशंस। तो व्हेन शुड वन गेट देयर कोलेस्ट्रॉल चेक्ड? तो एवरी एडल्ट जो है उसको कम से कम 18 से 29 साल के बीच में एक बार अपना जो है वो कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, ताकि उसको कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स तो नहीं है ये पता लग जाए। और जो लगभग आप ये कह सकते हैं कि हर 250 में से एक व्यक्ति को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो अगर पहले पता लग जाएगा जल्दी तो उसको जल्दी एड्रेस किया जा सकता है। और ऐसे लोगों के लिए जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है या जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो कम है, उनमें हर 5 साल में जो है वो रिपीटिंग टेस्टिंग करानी चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री है, प्रीमेच्योर हेल्थ, हार्ट डिजीज़ की या कोई और इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनमें जो टेस्टिंग है वो थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ये चीज़ दी गई है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक फैटी सब्सटेंस है जो बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है सेल्स और हार्मोन्स को बिल्ड करने के लिए। ये बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी, रिकवरी और ओवरऑल फंक्शनिंग में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपके स्ट्रेस के साथ, इन्फेक्शन, सर्जरीज या और सीजनल चेंजेस के साथ फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम कब बन जाता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने आप में बुरा नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है, सेल्स को बिल्ड करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए। लेकिन ये डेंजर तब हो जाता है जब हमारे बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक्सेस एलडीएल जो है वो हमारी आर्टरी की वॉल्स में चिपकने लगता है और वो एक हार्ड प्लेग बना देता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये एपो बी मैंने बता ही दिया। एपोलीप्रोप्रोटीन बी ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि सरफेस ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल जैसे कि एलडीएल या वीएलडीएल और आईडीएल में पाया जाता है, जो फैट को थ्रू द ब्लड स्ट्रीम कैरी करता है। ठीक है,
इसके बाद दो मेन तरीके के कोलेस्ट्रॉल, एक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम से एलडीएल को क्लियर करता है, और वहीं दूसरी तरफ है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये आर्टरीज में फैट डिपॉजिट करता है। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर और है, कैन पुलिस हाइड आइडेंटिटी इन प्रोटेस्ट। इसको लेकर क्या प्रोसीजर या प्रैक्टिस है कि कहीं भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस जब उस भीड़ को कंट्रोल करती है तो क्या वहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती है। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो आपको पता है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर में से पार्लियामेंट की तरफ मंडे की को जो ये संसद चलो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यहाँ पर कुछ वीडियोज ऐसे सामने आए जिसमें दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के पर्सनल जो हैं वो सिविलियन क्लोथ्स में दिखाई दिए। ठीक है, और उनमें जो नेम प्लेट्स थी वो भी विजिबल नहीं थी। तो यहाँ से ये सवाल उठते हैं पुलिस की आइडेंटिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को लेकर। ठीक है, अब इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ देखिए, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने ओवर द नीट पेपर लीक को लेकर किया था, और वो डिमांड वही कर रहे हैं अभी भी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की। ठीक है, तो इसमें जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ये मंडे को बढ़ गया, क्योंकि क्राउड जो है वो जब पार्लियामेंट की तरफ को गई तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफ़ी वायलेंट क्लैशेस हुई। ठीक है, बोथ द पुलिस एंड मेंबर्स ऑफ द क्राउड सस्टेन्ड इंजरीज। पुलिस को भी और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी चोटें आई, और एक प्रोटेस्टर को जो है वो आईसीयू में भी एडमिट किया गया। शाम तक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आए। ठीक है, उनमें ये देखा गया कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग थे सिविलियन कोच में। ठीक है, जिनके पास स्टैंडर्ड पुलिस बैटन्स थे, और वो भीड़ को मतलब उनके ऊपर हमला कर रहे थे, उनको मार रहे थे। ठीक है, सीजीपी ने जो है वो दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया पर ये सवाल किया है कि ये लाठी आर्म्ड ग्रुप्स गूंस ऑफ प्लेन क्लोथ्स में कौन थे। ठीक है, तो क्या आपने हमें मतलब इन लोगों को हायर किया था हमें मारने के लिए, ऐसा इन प्रोटेस्टर्स ने जो है वो दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है। कुछ और वीडियोस जो हैं वो भी सामने आए हैं, अपीयर टू शो। उसमें यूनिफॉर्म्ड दिल्ली पुलिस और आरएएफ के पर्सनल जो है दिख रहे हैं, लेकिन उनके पे नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे क्लिप्स, इन द क्लिप्स प्रोटेस्टर्स आर सीन फिल्मिंग ऑफिसर्स एंड आस्किंग वेयर इज योर नेम प्लेट। तो ऐसे क्लिप्स में प्रोटेस्टर्स जो है वो ऑफिसर्स के वीडियो वगैरह बना रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपके नेम प्लेट कहाँ है, हमें अपना जवाब दीजिए। और जो पर्सनल है वो जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर जो एलिगेशंस हैं या जो वीडियोस हैं उनको लेकर पब्लिकली रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और इंडियन एक्सप्रेस हैड लर्न दैट द पुलिस फोर्स इशूड डायरेक्शंस दैट ऑल पर्सनल डिप्लॉयड एट जंतर मंतर मस्ट रिपोर्ट इन यूनिफॉर्म एंड नॉट इन सिविलियन क्लोथिंग। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस को ये चीज़ पता लगी है कि फोर्स को ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि जितने भी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं वो सारे के सारे रिपोर्टिंग करेंगे यूनिफॉर्म में और सिविलियन क्लोथिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या इस तरीके की अपनी आइडेंटिफिकेशन या पहचान को छुपाना लीगल है? तो अंडर सर्टेन ऑपरेशन सच एज दोज इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस कलेक्शन जेन्युइनली रिक्वायर हाइडिंग आइडेंटिफिकेशन और इवन इम्पर्सोनेशन। ठीक है, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि जहां पर आपको इंटेलिजेंस कलेक्शन करना है, कुछ खुफिया जानकारी का इकट्ठा करनी है, तो वहां पर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को जेन्युइनली छुपा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई और बेस भी बना सकते हैं। लेकिन रेगुलर पुलिसिंग में जो है वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेगुलर पुलिसिंग स्टैट्यूटरी प्रोसीजर और जुडिशियल गाइडलाइंस के अंतर्गत चलती है। जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी है दैट इज गवर्न बाय चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शंस 148 टू 160, जो कि फॉर्मली सीआरपीसी का चैप्टर 10 था। हालांकि इसमें यह कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि वेदर पुलिसमैन और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स ड्यूरिंग अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हालांकि उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि किसी भी पुलिसमैन को या आर्म्ड फोर्स को के पर्सनल को अपने को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन sources said that the very fact that the law allows only a magistrate or a police officer to disperse a crowd implies identification। लेकिन लॉ में ये भी लिखा गया है कि सिर्फ एक मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है वही भीड़ को इकट्ठा मतलब भीड़ को डिस्पर्स कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि दैट एन आइडेंटिफाइड क्राउड ऑफ आर्म्ड मैन कैन नॉट लीगली डिमांड अ पब्लिक गैदरिंग टू डिस्पर्स। ठीक है, कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड क्राउड ऑफ आर्म्ड मैन मतलब उनके पास हथियार हैं लेकिन वो पुलिस की वर्दी में नहीं है, उनके उस नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है, तो वो लोग लीगली किसी भी पब्लिक गैदरिंग को डिस्पर्स करने के लिए लीगली डिमांड नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो उसका जो कमांड है, ठीक है, कि मतलब अगर वो इस तरह का कोई कमांड दे रहा है कि भीड़ को डिस्पर्स करना है तो उस कमांड का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब यहाँ पर एक केस बताया गया है 1997 का केस है। ठीक है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
लेड डाउन डिटेल सेफगार्ड्स फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर इसमें सेफगार्ड दिए गए, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट दैट द अरेस्टिंग ऑफिसर बेयर क्लियर एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर और विजिबल होना चाहिए। ऑल्दिंग द रूलिंग एड्रेस्ड अरेस्ट रादर देन क्राउड कंट्रोल, हालांकि उस समय जो फैसला था वो अरेस्ट को लेकर था, क्राउड कंट्रोल को लेकर नहीं था, लेकिन लॉयर्स का ये कहना है कि इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर जुडिशियल एम्फोसिस ऑन द आइडेंटिफिएबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग कोएर्सिव पावर्स, कि जब आप इस तरीके की कोएर्सिव पावर्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर जो है वो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। इसके बाद अगस्त 2025 का एक मामला है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में, जब वो एक पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे बाई वाईएसआर सीपी एमएलए नल्लापर रेड्डी प्रसन्ना कुमार रेड्डी। उन्होंने ये सवाल किया कि हाउ सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज प्लेन क्लोथ्स पर्सनल एज पुलिस ऑफिसर्स वाइल दे वर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो सादे कपड़ों में है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो जो जनरल पब्लिक है वो उसको कैसे पहचानेगी। ठीक है, रेड्डी जो है वो फेस कर रहे थे चार्ज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, हैड आर्ग्यूड दैट द ऑफिसर्स वर नॉट इन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली उनके ऊपर यह आरोप था कि वो एक पुलिस ऑफिसर को उसका काम नहीं करने दे रहे थे, मतलब उसको उसकी वो ड्यूटी डिस्चार्ज करने पे ऑब्स्ट्रक्ट उसको बाधा पहुंचा रहे थे, लेकिन उनका यही कहना है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो यूनिफॉर्म में था ही नहीं, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन को अवॉइड क्यों करते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन जो है दैट कैन एक्सपोज इंडिविजुअल पर्सनल टू प्रोलॉन्ग द लिटिगेशन, ऑनलाइन हरासमेंट एंड इवन थ्रेट्स टू देयर फैमिलीज, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, कि मतलब अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन पता लग जाए तो उससे जो इंडिविजुअल पर्सनल है उसको आप उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है किसी तरीके की, मतलब केस वगैरह किया जा सकता है, या उसका ऑनलाइन हरासमेंट हो सकता है, या उसके परिवार को भी जो है वो थ्रेट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है वो ओरिजिनेट हुई है इन द कन्फ्लिक्ट थिएटर सच एज जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड छत्तीसगढ़, जहाँ पर जो पुलिस पर्सनल वगैरह हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, वो अपने नेम प्लेट्स या रैंक्स को डिस्प्ले नहीं करते, बिकॉज दे कुड मेक देम ईजियर टारगेट्स फॉर मिलिटेंट्स, तो इससे वो मिलिटेंट्स के आसान शिकार बन सकते हैं। ठीक है, टीम ओवर टाइम इट अपीयर्स टू हैव फिल्टर्ड इनटू रूटीन पुलिसिंग। अब लेकिन ये जो ऐसे एरियाज थे कन्फ्लिक्ट सेंटर्स, वहाँ पर ये चल जाता था, बट यहाँ पर ये रूटीन पुलिसिंग का हिस्सा बनता जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि दैट वाइल द प्रैक्टिस मे बी अंडरस्टैंडेबल इन एक्सेप्शनल सिक्योरिटी सिचुएशंस, जहाँ पर एक्सेप्शनल सिक्योरिटी सिचुएशंस है वहाँ पर आप इस प्रैक्टिस को समझ सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में यूज़ करना या वहाँ पर एक्सटेंड करना ये कंटेंशियस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ गए आप। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे। अब हम लोग थोड़ा सा जो कल के और आज के मिला के क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। With reference to Ahimsa Index launched by the National Stock Exchange, consider the following statements. It is India's first thematic stock exchange focused on companies that do not engage in animal cruelty. Yes, correct. The index includes companies that use animal testing for pharmaceutical research. No, wrong. The index is based on Ahimsa Invest Movement framework developed in collaboration with Ahimsa Gain Foundation. Correct. So answer is 1 and 3 only, B. Next is, which of the following sectors are generally excluded from the NSE Ahimsa Index due to concerns related to animal cruelty? Fashion brands, yes. Cosmetic companies using animal testing, yes. Poultry and dairy companies, yes. Commercial banks and yes. All ये सारे excluded हैं। ठीक है, next is with reference to LDL cholesterol, consider the following statements. Low density lipoprotein is commonly referred to as bad cholesterol. Yes, this is correct. Excess LDL can accumulate in arterial walls, narrowing blood vessels. Correct. High density lipoprotein promotes the deposition of cholesterol in arteries. No, this is wrong. 1 and 2 only, A correct. Next is, which of the following correctly distinguishes PCSK9 inhibitors from statins? Statins primarily reduce cholesterol synthesis in the liver. Yes, correct. PCSK9 inhibitors increase the availability of LDL receptors on liver cells, enhancing LDL clearance. Correct. So both are correct. Next is, with reference to identification of police personnel during law and order duties in India, consider the following statements. Police officers engaged in ordinary law and order duties are generally expected to be identifiable by exercising coercive powers. Correct. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita explicitly permits police personnel to conceal their identity during crowd control operations. No. The Supreme Court in D.K. Basu versus State of Bengal 1997 emphasized clear identification of arresting officers. Correct. The answer is 1 and 3 only, A. Next is, with reference to Project Kusha, recently seen in the news, consider the following statements. It is an indigenous long-range surface-to-air missile system developed by DRDO. Yes, correct. It is intended to counter threats such as fighter aircraft, cruise missiles, UAVs, and ballistic missiles. Correct. It is designed to replace India's S-400 air defense system. No, it is not designed to replace, but to complement it. So 1 and 2 only is correct. Next is, with reference to fast-track courts in India, consider the following statement. There is a single central legislation that comprehensively governs the establishment
एंड फंक्शनिंग ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सिंगल सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम प्राइमरीली फोकसेस ऑन केसेस ऑफ रेप एंड ऑफेंसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, करेक्ट। Next is the establishment of special courts for individual cases must satisfy the constitutional requirement of equality before law under Article 14. Yes, correct. Answer is 2 and 3 only. Next is with reference to Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft, consider the following statement. They are primarily designed for anti-submarine warfare in shallow coastal waters. Correct. They are capable of underwater surveillance, search and rescue and mine laying operations. Correct. And their deep draught enables them to effectively pursue submarines in deep oceanic waters. No, this is not correct. Deep water के लिए नहीं है ये, ठीक है ना, shallow waters के लिए। तो आंसर इज 1 and 2 only, that is A. Next is with reference to polymer or plastic banknotes, consider the following statements. Polymer banknotes generally have a long lifespan than cotton-based paper notes. Correct. The use of polymer banknotes can reduce the frequency of currency replacement, thereby lowering long-term printing cost. This is also correct. Next is polymer banknotes are completely biodegradable and therefore have no environmental concerns. No, they are not completely biodegradable. उसका waste वगैरह से आप कुछ और product बना सकते हैं. That is a different thing. Answer will be again A, 1 and 2 only. Last is with reference to the section 301 tariffs imposed by the United States, consider the following statement. Section 301 tariffs are imposed under the US Trade Act of 1974 to address the unfair trade practices by trading partners. Correct. Next is the recent US tariff structure categorizes countries based on measures taken to prevent imports made through forced labor. This is also correct. India has been placed in the most favorable tariff category under the new US tariff regime. Not in the most favorable but second most favorable. So this is wrong. Answer is A again. ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ भी किसी भी लोगों को, आप में से किसी को भी अगर हमारे एफर्ट्स जो है वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, है ना। और इतने कम व्यूज़ पर और इतने कम ऑडियंस पे हम इस चीज़ों को अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा बहुत अमाउंट जितना भी आपसे हो सके आप लोग प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।